हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर एटम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने काफी सारी चीजें देख ली थी। अब हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 2। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर आखिर होता क्या है? तो लास्ट वीडियो में हमने ये डायग्राम से समझा था रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। अभी इसी का हम इस्तेमाल करेंगे अपनी चीजों को समझने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर से? सबसे पहले आपको सबको पता है यह हमारा न्यूक्लियस है। अगर यह हमारा न्यूक्लियस है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास ये लाइन है किसकी? न्यूक्लियस की। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अलोंग हमने खींच ली। अब न्यूक्लियस के अलोंग लाइन तो भाई खींच ली, अब इसके बाद क्या पार्ट है? तो इसके बाद जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ये वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? ये क्या है? वेलोसिटी वेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से जा रहे हैं भाई, इस तरह से जा रहे हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो हमारे पास सेंटर ऑफ न्यूक्लियस वाला ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यही हमारे पास क्या है? यही हमारे पास है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन क्या है? द इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो यही हमारे पास डेफिनेशन है हमारे इम्पैक्ट पैरामीटर की। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब यहाँ पे मैंने इसी वाली फिगर से समझा देते हैं। सो आप देख पा रहे होंगे कि आपके ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था और ऐसे डेविएट होकर चला गया। सो इसके पास आके ये कितना दूर से इससे अटैच होने से रह गया। ठीक है, यही जो डिस्टेंस है यही हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। ठीक है जी, इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये वाला। आई होप ये समझ आया होगा। इसका एक्सप्रेशन क्या है वो मेन है। सो हमें पता है सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? Q1 Q2 अपॉन R। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं पोटेंशियल वाले चैप्टर में। सो Q1 Q2 अपॉन R। सो यहाँ पे इसी में Q1 Q2 हमें पता है क्या होते हैं यहाँ पे Q1 Q2। तो यहाँ पे जो अपने पास है ना, यहाँ पे ये जो है हमारे पास एनर्जी है। हम इसको बना देते हैं, कौन सी एनर्जी? हम इसको बना देते हैं और ये वाली है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब उसमें हमने ये पढ़ी थी ना एनर्जी। डोंट कंपेयर विद दैट वन, यहाँ पे ये कंसेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R। तो यहीं पे हम यहाँ पे लिख देंगे के Q1 हम मान लेते हैं किसको? हम मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल, तो 2E। और Q2 है हमारे पास हमारा ये Z। ठीक है, उसके बाद अपॉन में R है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हम R को इस साइड ले जाएंगे और ये चीजों को इस साइड ले आएंगे। तो 2ZE², K को लिख देंगे 1/4πε0 और इसी के साथ लिख देंगे इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपको सबको एक्सप्रेशन पता होगा, 1/2mv²। सो ये है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो आपको जस्ट ये चाहिए, इसी से आप इसको निकाल सकते हो और ये इसी के बेसिस पे आपके पास एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ओके, तो चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स क्या है क्या नहीं है वो समझते हैं यहाँ पे ध्यान से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। यहाँ पे क्या है कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम विच इन्वॉल्व क्लासिकल कंसेप्ट पिक्चर्स द एटम एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर कंसिस्टिंग अ वेरी स्मॉल मैसिव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस at the center surrounded by the revolving electron in their respective dynamically stable orbits। तो अभी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग सेंटर पे न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो अपने स्टेबल ऑर्बिट में रह के रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब उनके कुछ ऑर्बिट्स हैं जिनमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं और वो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं उनके लिए।
अब आपको पता है कि अगर आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो अट्रैक्शन होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में एक रिपल्शन होगी। दोनों है तो मतलब फोर्स जैसा ही है ना। सो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी किसके बीच में, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। सो यहाँ पे जो हमारे पास दो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तो Fc भी लगेगा। ठीक है जी। और यहाँ पे जो Fe है इज इक्वल टू Fc। Fe का क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू Fc क्या होता है, mv स्क्वायर बाय R। एक R से एक R गया और Q1 Q2 की जगह हम E पुट करेंगे, यानी E स्क्वायर हो जाएगा, तो K E स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू mv स्क्वायर। अब यही सबसे मेन एक्सप्रेशन है, इसी से हम और चीजें निकालेंगे। अब भाई कौन सी चीजें, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह रहा है उसका रेडियस क्या है, तो हमें उसके लिए चाहिए ये वाला एक्सप्रेशन। अब अगर ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए तो यहाँ से रेडियस जो है जस्ट इसको रीअरेंज करना है, इस टर्म को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, के ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। हाँ, सो यहाँ से ये रेडियस को जस्ट रीअरेंज करना है आपको, ये हो जाएगा के ई स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो जिस भी ऑर्बिट में होगा, तो वो आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए भी आपको चाहिए बस ये वाला एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन से मतलब कैसे निकालोगे, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv स्क्वायर के, है ना, ये हम सबको पता है। अब इसी से आपको एक तो ये एक्सप्रेशन चाहिए, एक आपको ये चाहिए, के ई स्क्वायर बाय आर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू m v स्क्वायर। अच्छा, आप यहाँ से भी हो जाएगा, सो जस्ट अ सेकेंड। सो इसमें ना इसकी जगह पे जो मेन है वो है हमारे पास 2.18 इंटू 10⁻⁶ z बाई n। आई होप सबको z और n पता होगा, और मीटर पर सेकेंड होता है ये। चलिए नेक्स्ट है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब हम वो देखेंगे। पहले सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, इसी में हम पुट करेंगे वैल्यूज को जो हमने पहले देखी है, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, इसी को भी आप ऐसे ही पुट करो, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और जो नेगेटिव साइन है वो सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन द माइनस आर डायरेक्शन, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो माइनस आर डायरेक्शन में है। उसके बाद आती है टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। और एक हमारे पास और एक्सप्रेशन होता है -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है, -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। नेक्स्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास दो स्पेक्ट्रा होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि हम एटॉमिक गैस या वेपर को लो प्रेशर पे एक्साइट करते हैं, कैसे, इलेक्ट्रिक करंट पास करा के उनमें से, और जो एमिटेड रेडिएशन होती है उसमें एक ऐसा स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, और इसी तरह का एक स्पेक्ट्रम होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसमें हमारे पास डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट लाइंस होती हैं। जैसे हमारे पास ये ग्रीन डार्क बैकग्राउंड है, इसकी ये ब्राइट लाइंस है ना, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। और एमिशन स्पेक्ट्रम से हम गैसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सो इट सर्व एज अ टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैस। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में व्हेन व्हाइट लाइट passes through a gas and we analyze the transmitted light using a spectrometer, we find some dark lines in the spectrum. So जब तो आपके पास bright lines हैं तब emission spectrum होगा, और जब आपके पास dark lines हैं तब absorption spectrum होगा। So यहाँ पे है आपके पास bright lines
और यहाँ पे है आपके पास डार्क लाइन्स। होप ये क्लियर हुआ होगा। These dark lines correspond precisely to those wavelengths which were found in the emission spectrum of the gas. This is called the absorption spectrum of the material of the gas. तो यही बातें हैं, इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज होती हैं सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो हमारे पास जो सीरीज होती हैं, ग्राउंड स्टेट होता है, फिर आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। तो हमारे पास जो सीरीज होती है, सबसे पहले होती है हमारे पास लाइमन, फिर होती है बाल्मर, पार्शन, लाइमन, बार्मर, पार्शन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है। और लाइमन होती है यूवी में, बार्मर होती है विजिबल में, एन की वैल्यू भी दे रखी है आपको यहाँ पे। पार्शन और ब्रैकेट होती है इंफ्रारेड आईआर में, फुंड होता है फार आईआर यानी फार इंफ्रारेड में। ये वाला याद रखना मस्ट है। स्पेक्ट्रल सीरीज होती हैं सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। और लाइमन, बार्मर, पार्शन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन, बार्मर, पार्शन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन होगा यूवी में, बार्मर होगा विजिबल में, पार्शन और ब्रैकेट होंगे इंफ्रारेड में, फुंड होगा फार इंफ्रारेड में। नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं उसकी कुछ वेवलेंथ होती है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका एक्सप्रेशन हमें पता होना चाहिए, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है हमारे पास 1 बाय, तो ये वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हो जाता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये r है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट है ये हमारा। ठीक है जी। और r की कुछ वैल्यू होती है, और वो वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो ये बात हो गई हमारे रिडबर्ग कांस्टेंट की। 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस n1 बाय n2 स्क्वायर। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक्स की हमने बात नहीं की, है ना। सो रदरफोर्ड का मॉडल हम सबको पता चल गया। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? अब रदरफोर्ड ने बताया क्या था, पहले हम ये जान लेते हैं। एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। बट मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, हमें पता भी है अभी तो क्लास 11 से, कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो कुछ एक्सलरेशन से मूव करता है। तो जब वो एक्सलरेशन से मूव कर रहा है तो अल्टीमेटली रदरफोर्ड ने कहा कि वो ऐसे मूव करेगा और अल्टीमेटली अगर यहाँ पे वो इसके साथ चला गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन और अगर न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ टकरा गए तो एटम तो कोलैप्स हो जाएगा, एटम तो नष्ट हो जाएगा। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था इनका। और दूसरा ड्रॉबैक था कि जब ऐसे वो मूव कर रहा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो ही जाएगी। ठीक है। तो ये दो ड्रॉबैक्स थे किसके? हमारे रदरफोर्ड मॉडल के। यू कैन रीड फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल सो दैट क्लैरिटी हो जाए। उसके बाद आता है बोहर्स मॉडल। अब बोहर का मॉडल क्या था, इसके बारे में क्या क्या बातें हैं, हम वो सब देखेंगे, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।